हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज आपको एक ऐसे गार्डन में बैठ कर के एक अपने मित्र सीनियर जर्नलिस्ट वदूद साजिद साहब से मुलाकात करा रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये हरियाली आपको भी पसंद आएगी। ये नई दिल्ली में जोरबाग के नज़दीक एक नर्सरी है, राजधानी नर्सरी। मैं वहाँ से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे ऑफिस के बहुत नज़दीक है। आज हम बात कर रहे हैं CAA, उसके बाद होने वाले प्रोटेस्ट और उसके बाद शायद 70 साल में पहली बार इतनी गिरी हुई ज़बान इलेक्शन में इस्तेमाल की जा रही है। भड़काऊ भाषण, केंद्रीय मंत्री तक के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे पर भी कोई कानून लागू होता है और इलेक्शन कमीशन तो कुछ उस पर कार्रवाई कर ही नहीं रहा। मैं अब इस वक्त जो पिछले एक हफ़्ते के तकरीबन जो डेवलपमेंट हैं बहुत ही तकलीफ़देह हैं। ख़ास तौर पे जामिया में एक लड़का आता है, वो ये कहता है लो आज़ादी और गोली चला करके एक लड़के को ज़ख्मी कर देता है। वो मर भी सकता था। ऐसे हालात में हुकूमत कितनी ठंडी आराम से बैठी है कि कोई उस पर ऐसी कार्रवाई अभी तक नज़र नहीं आ रही कि कोई वाक़ईन कानून का राज मुल्क में है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। वदूद साजिद साहब, आप बताइए, चूँकि आप बहुत ही नज़दीक से चीज़ों को देख रहे हैं, राजधानी में क्या क्या हो रहा है। ये राजधानी जहां आम तौर पर पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ ऐसी सूरत हाल है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। दो बातों से मैं शुरू करता हूँ। आपने जिक्र किया हुकूमत का। जी जी। तो हुकूमत, मैं बिला तकल्लुफ़ कह सकता हूँ, बग़ैर किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, जी जी, ये हुकूमत ना सिंसियर है ना सेंसिटिव है। जी जी, बड़ी बात है। सिंसियर इसलिए नहीं है कि उसको कानून के मुताबिक जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है, और सेंसिटिव इसलिए नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल कहीं अगर बिगड़ती है जी, तो उसको वो हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले उसके अपने लोग हैं तो उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। जी जी। और अगर कोई दूसरे लोग हैं, यानी कि उसके नज़रिए से इत्तफाक न रखने वाले लोग हैं, एंटी CAA हैं, जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का पैमाना दूसरा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। दिल्ली में इस वक्त चूँकि इलेक्शन है और ये दिल्ली स्टेट फुल स्टेट भी नहीं है, इसको फुल स्टेटहुड भी नहीं है, जी जी, आधा भी नहीं है, जी जी जी, 1/3 है। यानी दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिर्फ 1/3 इख्तियारात हैं, 1/3 इख्तियारात हैं। और ये पूरा स्टेट नहीं है, सूबा नहीं है, जिस तरह से प्रांत जिसे कहते हैं वो कंप्लीट नहीं है। और इसकी लड़ाई केजरीवाल जी अक्सर लड़ते रहे हैं और वो अक्सर कहते हैं कि पुलिस और DDA और ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वो जो कुछ उनके हाथ में उतने में अच्छा कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात आगे। IPS और जितनी भी ये बड़ी सर्विसेज हैं, हाँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। लैंड दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट के पास पुलिस नहीं है। तो लेकिन जो काम दिल्ली गवर्नमेंट के पास है उनमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अड़ंगे लगवाए जाते हैं, रुकावटें आती हैं। जी जी जी। तो पिछले 5 साल में जो काम दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, हाँ, वो हमारा मकसद उनको गिनाना नहीं है, सबके सामने है। जी जी। लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि वो काम अगर उसमें अड़ंगे ना लगते, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अड़ंगे ना लगाती, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो शायद वो काम उससे 2 गुने 3 गुने हो सकते थे। जी जी। तो दिल्ली में चूँकि इलेक्शन है, बीजेपी का एक मकसद है कि दिल्ली की गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर कब्जा करना है। जी, ये मैं बता चुका हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, 1/3 पावर्स हैं, मगर उसके बावजूद क्यों करना चाहती है, ये एक सवाल पैदा होता है। जी जी, बिल्कुल। जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है, हाँ, तो उसका एक छोटा सा जवाब ये है कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जी जी जी, और दिल्ली में पूरे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं और क्रीम स्टूडेंट रहते हैं। जी जी। यानी कि पूरे देश से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, आते हैं, फिर पूरी दुनिया से भी आते हैं, लेकिन देश से आते हैं तो वो हमारे देश के बारे में सोचते हैं। जब सोचते हैं तो गलत होता हुआ देखते हैं तो बोलते हैं। बस बीजेपी को यही गवारा नहीं है कि कोई बोले। तो चूँकि ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छी बुरी बातों पे बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं,
तो उस आवाज़ को रोकना है। तो उस आवाज़ को रोकने के लिए दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उस पर भी कब्जा करना है। जी 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 जी। अब आप देखिए, ठीक है, सबको राइट है, हर पार्टी को इख्तियार है कि वो इलेक्शन लड़े और लड़ के हुकूमत बनाए, और हुकूमत हासिल करने के जितने भी लॉफुल तरीक़े हैं और डिसेंट तरीक़े हैं वो अपनाए। लेकिन अफसोस यही है कि बीजेपी ऐसा कोई तरीक़ा नहीं अपना रही है, बल्कि सारे तरीक़े भद्दे, बदतहज़ीब, बदअखलाक, गिरी हुई सतह के और मेयार से बहुत नीचे के। जिस किस्म के कमेंट्स आए हैं वो इतने तकलीफ दे हैं कि उसी के बाद ये वाक़या हुआ जो बाकायदा गोली चलाई गई। तो मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ से कि कपिल मिश्रा दिल्ली में बीजेपी के लीडर हैं, बहुत चर्ब ज़बान है, बद ज़बान है। तो उन्होंने सबसे पहले एक बयान दिया कि चूँकि 8 फरवरी को दिल्ली में पोलिंग होनी है, तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। जी जी जी। कितने अफसोस की बात है कि हिंदुस्तानी आपस में पोलिंग करेंगे, जो जिसको देना चाहेगा वोट उसको देगा। जी जी। हिंदुस्तानी कैंडिडेट खड़े हैं, हिंदुस्तानी पार्टियां लड़ रही हैं। हाँ, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से क्या लेना देना? हाँ। पाकिस्तान से हमारी पोलिंग का क्या ताल्लुक? क्यों पाकिस्तान को बीच में लाते हो? तो किस लिए कहा, आपको उनका दूसरा बयान सुनाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जी। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग जो है वो एक मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो अब इन दोनों बयानों को जोड़िए तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो ऐसे इलाकों को जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं और जहाँ anti-CAA प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे इलाकों को वो पाकिस्तान बताते हैं। जी जी जी। लिहाजा और उनको शायद सज़ा देने की तैयारी है वो। हाँ, अब आगे वो कह रहे हैं कि यानी वोटरों से कह रहे हैं कि ये जो इलाके हैं ये पाकिस्तान बन गए हैं, लिहाजा इनके खिलाफ वोट दो। इनके खिलाफ वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट दो। तो देखिए वोट मांगने का कितना भद्दा तरीका है। बेरोजगारी याद ना रखो, लॉ एंड ऑर्डर याद ना रखो, और मुल्क की इकोनॉमी याद ना रखो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान करके आप हमें वोट दे दो। जी। अच्छा, यहाँ आपने बहुत अच्छी बात उठाई। मैं वो भी साथ साथ बता देता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो काम हैं वो क्या क्या है। बिजली, पानी, सड़कें, सीवर, स्कूल और अस्पताल, जी, बस ये काम है। इन तमाम एरियाज में दिल्ली के गवर्नमेंट ने जॉब है, उसने बहुत काम किया है, तो इन्हीं में और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जी। तो बीजेपी अगर ये कहे कि हम बिजली, केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम 400 देंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ। पानी का इंतजाम करें, सड़कें सही करें, सीवर सही करें, स्कूल की हालत और अच्छी करें, और लेडीज को फ्री बस ट्रैवल दिया है ट्रांसपोर्टेशन में। तो वो कहें कि हम तो मर्दों को भी देंगे, हाँ, तब समझ में आएगी बात। सही। तो ये ना सब कहकर, हाँ, और अगर आप पूरे नेशनल जो लेवल की चीज़ें हैं, हम तो दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं, बीजेपी से, कि आप नेशनल लेवल की इश्यूज दिल्ली में ना लाएं, वरना अगर लाएंगे तो फंस जाएंगे। क्यों? इकोनॉमी का हाल बहुत ख़राब है, पूरे मुल्क का बजट गड़बड़ा गया है। बजट कैसा होना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टरों को पता ही नहीं है, उनसे सवाल करते हैं तो वो सेक्रेटरीज की तरफ टाल देते हैं। जी जी जी। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजाय ये बताने के कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, हाँ, नीचे जा रही है, हाँ, उसको हम लाने का क्या तरीका है, ये बताने के बजाय, हाँ, वो ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट के समय फाइनेंस मिनिस्टर को इतना बिजी होना चाहिए बजट बनाने में, बिल्कुल बिल्कुल, वो काहे में बिजी हैं, हाँ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को भी बिजी हैं। जी जी जी, ये बहुत ही अफसोसनाक बात। ये इसलिए मैंने कहा था कि दे आर इनसिंसियर, इनसेंसिटिव। ये ना सिंसियर है ना सेंसिटिव है, हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। जी जी। तो अब आप देखिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया कपिल मिश्रा के खिलाफ, बस ये कहा कि भाई आप जो है ऐसे बयान ना दें, हाँ, और 2-3 दिन के लिए पाबंदी लगा दी उनकी कैंपेनिंग पे। हाँ। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो एक बहुत ही टेक्निकल इशू है। आज अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। जी जी। उसके बाद जो अनुराग ठाकुर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के, उधर बजट बन रहा है, इधर अनुराग ठाकुर बयान दे रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब आप इस पर मैं एक बहुत ही स्पेसिफिकली एक बात कहना चाहता हूँ। जी 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 जी। कि बीजेपी ने सफाई दी, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने सफाई दी कि वो तो, मनोज तिवारी ने जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सफाई दी, हाँ, कि वो तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था, हाँ, कि देश के गद्दारों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, हाँ, जवाब जो है पब्लिक ने दिया। हाँ, हाँ। तो देखिए, एक तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, इट इज़ वेरी डेंजरस, हाँ, कि आप पब्लिक के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, जी जी, कि पब्लिक जो चाहे वो करे।
इसका मतलब पुलिस, अदालतें, लॉ, वो हुकूमत कोई चीज़ नहीं रही, कोई चीज़ नहीं है। जी जी। फिर तो आप रिजाइन कीजिए, बाहर आइए, पब्लिक से कहिए हाँ। कि जो गद्दार हैं उन्हें पकड़ के गोली मारिए। हाँ, वो जो चाहें करें, मामला साफ खत्म हो गया। आप ये देखिए, उस वीडियो को फिर दोबारा सुनिए गौर से। अनुराग ठाकुर ने ये नारा पूरा अपनी जबान से पूरा किया। इसके जो दो हिस्से हैं, देश के गद्दारों को ये एक हिस्सा है, गोली मारो सालों को ये दूसरा हिस्सा है। जी जी जी। ये दोनों हिस्से पहले अनुराग ठाकुर ने अपनी जबान से अदा किए। जी 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 जी। और कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उसके बाद लोगों से कहा हाँ, ऐसे हाथ से, हाँ, यानी कि मैं बोलूंगा, पहला पार्ट अदा करूंगा, दूसरा पार्ट तुम कहना। जी जी जी। तो सारा कसूर पब्लिक का नहीं है, सही, इसी नेता का है जिसने ये नारा लगाया। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ नारा होता तो वो वहीं पब्लिक को रोकता भी, वहीं पब्लिक को रोकता कि भाई ये नारा ना लगा। हाँ, वो जिम्मेदारी थी उसकी। और सेंट्रल मिनिस्टर की जो और एक से ज्यादा बार वो बार बोल रहा है, इसका मतलब उसकी मर्जी थी। और न सिर्फ ये, बल्कि ये कहा कि ये नारा इतनी जोर से लगाओ कि गिरिराज जी तक पहुंच जाए। अच्छा, गिरिराज कौन है? गिरिराज सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बिहार के MP हैं और उन्होंने इलेक्शन के समय ये कहा था कि जो मोदी का मुखालिफ है वो पाकिस्तान चला जाए। जी जी जी। यानी कि बीजेपी के अलावा हिंदुस्तान में हर पार्टी को रहने का हक है, अधिकार है, बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं है। सब गद्दार हैं और इन सबको गोली मारनी चाहिए। और वही अब पब्लिक कर रही है, जो भीड़ उग्र हो रही है। हाँ। उसके बाद एक लीडर है परेश वर्मा। हाँ। ये साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहब सिंह वर्मा बीजेपी में होते हुए बहुत अच्छे इंसान थे। जी जी जी। अब इस दुनिया में नहीं है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी रहे थोड़े दिनों, जी जी जी, लेकिन अच्छे इंसान थे। ये उनके बेटे हैं। इन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। जी जी। कि केजरीवाल ने शाहीन बाग का साथ दिया इसलिए आतंकवादी है। जी जी। इसका मतलब शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है वो आतंकवादी गतिविधि है। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो आतंकवादी हैं। जो उनका साथ देगा वो आतंकवादी है। दिल्ली का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, जिसको 70 में से 67 सीटों पर लोगों ने जिताया, जी जी, और इस वक्त जो पॉपुलर लीडर है दिल्ली का, जी जी, और जिसके मुकाबले में बीजेपी ने कोई चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट भी नहीं रखा, जी 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 जी, क्योंकि उनके पास है नहीं केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए। तो उस केजरीवाल को जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उसको आतंकवादी बता रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई ऐसी भद्दी जबान इस्तेमाल करेगा तो पहला आदमी मैं हूँगा और शायद आप भी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके खिलाफ बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। भाई पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, पूरे मुल्क ने उनको इलेक्ट किया है। जी जी जी, अक्सरियत ने इलेक्ट किया है। सही। तो ऐसे ही दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? दिल्ली की अक्सरियत ने उन्हें इलेक्ट किया है। जी सही। तो अब आप सुनिए, परेश वर्मा ने फिर दूसरी बात कही कि दिल्ली के कोने में पाकिस्तान बन रहा है। तो जरा सा सोचिए, क्रोनोलॉजी भी देखिए, जी, जो अमित शाह ने समझाई थी पार्लियामेंट में, जी जी जी, वही क्रोनोलॉजी पूरे मुल्क में हो रही है। उसके बाद महज 3-4 दिन के बाद, यानी ये जो नारा लगाया परेश वर्मा ने कि दिल्ली के देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जी जी जी, उसके 3-4 दिन के बाद 70 किलोमीटर दूर एक गाँव है ग्रेटर नोएडा से बाहर, जीवर, वहाँ से एक नौजवान लड़का आता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 17 साल का है। जी जी जी। वो 17 साल का नहीं है, उसकी तस्वीर देख करके उसकी उम्र मालूम होती है। हाँ, और अगर आप उसका वो वाला बर्थ सर्टिफिकेट भी मान लें जो पुलिस पेश कर रही है, हाँ, तो वो भी 2 अप्रैल 2002 का है। जी जी, 2 अप्रैल 2002 के हिसाब से उसको 17 साल 10 महीने हो गए हैं। जी जी जी, आज हाँ हाँ, ठीक 17 साल 2 महीने हो गए हैं, सॉरी 10 महीने, हाँ, और 2 महीने के बाद वो 18 साल का हो जाएगा। जी जी, यानी यानी वो 18वें साल में लग गया है। जी जी, यानी वो बचपन से बाहर निकल आया है। जी जी जी। अच्छा, फिर मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि भूल जाऊँ, ये जो 15, 16 और 17 साल के नाबालिग बच्चे रेप करते थे, हाँ, और ब्रूटली रेप करते थे, जी जी जी, तो कई कोर्टों के तबसरे आ गए हैं, स्ट्रिक्चर्स आ गए हैं, हाँ, कि इनके जुवेनाइल रहने का क्या मतलब रह गया है। जी जी, जब इन्होंने बड़ों से ज्यादा खतरनाक काम किया है, जी, बड़ों की तरह रेप किया है, हाँ, तो फिर क्या मतलब रह गया है जुवेनाइल का। और उन्होंने ये रिकमेंडेशन की गवर्नमेंट से कि इन पे दोबारा गौर किया जाए, जी जी, कि जो 15, 16 और 17 साल का बच्चा रेप करे उसको जुवेनाइल ना माना जाए। जी, वो बात आ चुकी है पहले से, वो बात पहले भी आ चुकी है। हाँ, तो यहाँ उसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं आप? हाँ, एक बात। दूसरी बात ये है, क्या आप लोगों ने, मैं आपसे व्यूअर से सवाल कर रहा हूँ, हाँ, आपका भी बच्चा कुछ 11वीं में होगा, 12वीं में होगा, क्या कभी उसकी आइडियोलॉजी इतनी खतरनाक आपने देखी है कि वो फेसबुक पे लिख रहा है कि शाहीन बाग का खेल खत्म, जी जी, और अगर मेरे पास 100 लोग भी मेरे फॉलोअर्स हों तो मैं शाहीन बाग को तबाह बर्बाद कर दूंगा, और
ऐसी सज़ा दूंगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। ये बात अक्सर एनडीटीवी वाले रवीश कुमार कहते हैं कि आप होशियार रहो, ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे दंगाई बन रहे हों। जी जी। नफरतें इतनी फैलाई गई हैं, तो ये उसी का असर है जो नज़र आ रहा है। अब आप जी देखिए, उसने वो जो आया था, उसकी हिम्मत आप देखिए। हाँ। बच्चा कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, उसकी हिम्मत देखिए, और उसका रेडिकलाइजेशन का लेवल देखिए जी जी कि उसको कितना उग्र बना दिया गया है, उसकी ब्रेन वॉशिंग करके कि वो अकेला 70 किलोमीटर दूर ऐसी आबादी में जहाँ प्रोटेस्टर्स ज़्यादा हैं जी, और ऐसी आबादी में जहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, हाँ। जहाँ 300 पुलिस वाले हैं, जहाँ 12 SHO हैं, जी 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 12 SHO, 2 ACP, 1 DCP, 1 CP, जी, ये सारे अफसरान वहाँ पे मौजूद ज्वाइंट हैं। CP, ये सारे अफसरान मौजूद हैं। और ये लड़का इन्हीं पुलिस वालों की तरफ से होकर जा रहा है, और वो घूमता भी है पुलिस वालों की तरफ 3-4 मरतबा, हाँ और हाथ में लेके कट्टा घूम के फिर सीधा होता है, फिर घूमता है, फिर सीधा होता है। हाँ, और प्रोटेस्टर यानी पुलिस, वो जो पुलिस बहाना कर रही है, गलत कह रही है कि उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हाँ 3 मरतबा घूमा है वो, आप वीडियो दोबारा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। 3 मरतबा पुलिस की तरफ घुमा है। और कौन सा मोबाइल ऐसा होगा जो कट्टे के बराबर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इतना बड़ा होता है सही, इसके, और वो इतना बड़ा कट्टा था। हाँ वो सामने नजर आ लिए रहा हुए था था जी। और शोर मचा रहे हैं लोग। और मैं तो उन शुक्रिया अदा करूंगा उन कैमरामैन्स का जी, उन्होंने जो वहाँ खड़े थे और जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके फ़ोटो खींचे। जी, वो शोर मचा रहे हैं और पुलिस वालों से कह रहे हैं कि सर पिस्टल है, पिस्टल। हाँ उसके बावजूद पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। हाथ बांधे ऐसे बैठे हुए हैं। एक अफसर तो हाथ बांधे खड़े हैं। जी जी जी, और अगर उन्हें ये पता भी नहीं था हाँ। कि इसके हाथ में पिस्टल है, तब भी ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लड़का किसी बगावत में आमादा है। अब पैनिक तो हो ही रहा था वहाँ रहा पे। है, ये कुछ झगड़ा करना चाहता है, उसे पकड़ते पूछते, जी जी, पिन डाउन नहीं किया। फिर जब आपने ये देख लिया कि उसने गोली चलाई है, तो आपके हाथ में क्या बंदूक नहीं थी? भाई आप उसके पैर में मार सकते पैर थे। में गोली चलानी चाहिए थी। हाँ लेकिन आपने उसको बहुत इत्मीनान से पकड़ा, हाँ, प्रेस वाले से बात नहीं करने दी। उसने अपना नाम खैर बता दिया कि मेरा नाम गोपाल राम भक्त है। उसके बावजूद आप उसको आराम से गाड़ी में उठा के ले गए। मैं इस पे एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ दिल्ली में अमित शाह की एक रैली हुई बाबरपुर में। हाँ वहाँ एक नौजवान लड़का जो मुसलमान भी नहीं, हाँ, माइनॉरिटी से ताल्लुक़ नहीं उसका, वो लड़का वहाँ चला जाता है और वहाँ अकेला नारा लगाता है कि नो CEA और CA वापस लो। हाँ, तो होम मिनिस्टर, हमारा इतना बड़ा मिनिस्टर, वो कह रहा है सिक्योरिटी से कि सिक्योरिटी वाले ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, अरे ले जाओ इसे बाहर और सलामत रखना इसे। ये होम मिनिस्टर को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रा सा कुछ गड़बड़ होगा तो पुलिस वालों की तो वैसे ही हाथ पाँव फूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसे ले जाके वैसे ही अधमरा कर देंगे। लेकिन इतना कहने के बाद पुलिस ने उसको ले जाके मारा पीटा, उससे ज़बरदस्ती कुछ लिखवाया, हाँ। उसको थाने में रखा। अगले दिन फिर पुलिस पकड़ के लाई, उसको खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया। तो वहाँ तो आप ये जुल्म करते हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से कह दिया कि CA वापस लो। सिर्फ एक स्लोगन लगाया उसने, एक नारा लगाया जो उसका हक था। हाँ, और यहाँ जिसने इतना खतरनाक काम किया, वो जिस लड़के के हाथ में गोली लगी है उसके सीने में भी लग सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल वो मर सकता था, बिल्कुल। और कई लोग मर सकते थे। अच्छा, यहाँ मैं जामिया के स्टूडेंट्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और कि वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने इस लड़के की तरफ एक हाथ नहीं उठाया, वरना चाहते जी जी जी, तो क्या अगर सब घेर लेते बिल्कुल, पुलिस रोकती। पुलिस भी क्या कर सकती थी उस वक्त। लेकिन देखिए आप, 300 पुलिस वाले, 12 SHO, ACP, DCP, ज्वाइंट CP हाँ, सब मौजूद हैं, इसको गोली चलाने से नहीं रोक सके। लेकिन 15 दिसंबर को जामिया में घुसते हैं, लाइब्रेरी में घुसते हैं, वॉशरूम में घुसते हैं, जी जी जी, लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं, वहाँ बहादुरी दिखाते हैं, यहाँ नहीं दिखाते। चूँकि ये दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। जी जी जी, तो ये जांच का विषय है हाँ। कि क्या दिल्ली पुलिस ही तो उसको नहीं लाई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए अभी अगर इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो तो चीज़ें सामने आएंगी। जब सामने का किरदार, सामने का जो एक्शन है पुलिस का, वो दोहरा नज़र आ रहा है, तो हम इन्वेस्टिगेशन पे भी कैसे भरोसा करेंगे अगर यही पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में चूँकि इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया पोलिंग में, शायद 6 दिन 5 दिन रह गए हैं। जी जी, अब यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं और तूफानी रैलियां करेंगे। हमें तो बहुत खतरा है। जी, हम अपने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से दरख्वास्त करते हैं
कि खुदा के लिए उनको ना बुलाएं। जी यूपी में उनका किरदार, उनका रोल अच्छा नहीं रहा। जी जी जी। और उनके बयान भी अच्छे नहीं रहे। वो बहुत बुरे बुरे बयान देने के लिए मशहूर हैं। उन पर केसेस भी हुए थे जो उन्होंने खुद वापस ले लिए। जी जी जी। अब वो आ रहे हैं और उन्होंने यूपी में ये कहा है कि हम प्रोटेस्टर्स को ऐसी सज़ा देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगे। जी जी। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक रिट डाली गई है कि यूपी के प्रोटेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी सीज की गई हैं, नोटिस दिए गए हैं और उनसे पैसे लिए गए हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। जी जी जी। कि आपने किस बुनियाद पे किया। हाँ। और एक बात और काज़मी साहब, मुझे हाँ। बड़ी हैरत हो रही है हाँ। कि इसी मुल्क में ये हो रहा है जहां हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी मजबूत है। हाँ। वहां देखिए क्या हो रहा है, आपको हैरत होगी। बिल्कुल। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे उनसे वापस लिया जाए कंपनसेशन। लेकिन उसके एक साल बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट दूसरी गाइडलाइंस फ्रेम कर देती है। जी जी जी। और यूपी की गवर्नमेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही रूल्स को फॉलो किया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। जी। ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? जी जी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ज़्यादा बड़ी हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस ज़्यादा बड़ी हैं? जी जी। अच्छा, इस सब की ये जो चीज़ें आपने बताई, सब तरफ बेचैनी है, ये बात समझ में आती है। लोग परेशान हैं। क्या वो खामोश रहें, क्या आवाज़ उठाएं? बहुत से लोग चूँकि अभी भी प्रोटेस्ट तक सब लोग नहीं पहुंच पाए, ये तो बहुत ही कम परसेंट है जो जिससे सरकार घबराई हुई है। अब ज़िंदगी कैसे आगे चले जहां पुलिस पर भरोसा ना हो, जहां अदालतों के भी कुछ फैसले ऐसे हों जिस पर शक होता हो? ऐसे हालत में इंसान कैसे अपने फैमिली को, अपने समाज को ठीक ठाक आगे बढ़ाने के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए कैसे सोच पाएगा? आखिर क्या लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हाँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो दुनिया है ये चल रही है। हाँ। सूरज किसी के रोकने से नहीं रुक रहा है। राइट। सूरज जाता है, चांद आता है, चांद जाता है, सूरज आता है। जी जी। दिन रात अपने हिसाब से चल रहे हैं। सही। तो ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पीस लविंग पॉपुलेशन है हाँ। इंडिया की, जो मोर देन 90% है, जी जी बिल्कुल, वो इस समय को बहुत पीसफुली गुजारना है। रिएक्ट एंग्रीली नहीं करना है, वायलेंटली नहीं करना है। वही रवैया करना है जो जामिया के स्टूडेंट्स ने परसों दिखाया। जी जी। कि गोली चलाने के बावजूद पैनिक नहीं हुए। और जिसके हाथ में गोली लगी उसको लड़कियां पकड़ के ले गई। बैरिकेड हुई थी, होली फैमिली जाने के लिए बैरिकेड को हटाना था। जी जी। पुलिस ने नहीं हटाया बैरिकेड, और यानी जख्मी को भी जाने के लिए अस्पताल तक, और उससे ये कहा कि इस बैरिकेड से कूद के आ जाओ। आप देखिए कि उसके यहाँ गोली फंसी हुई है। हाँ। उसको जितनी जल्दी हो सकता है निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने बैरिकेड क्रॉस किया। हाँ। जिसके लड़के के हाथ में, तो वो जंप करके गया। उसकी फोटो है। वो जंप करके गया। और ये जो लड़कियां थी, ये है दिल्ली पुलिस का किरदार के जो विक्टिम है उसको भी अस्पताल जाने में मदद नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो यही रोल प्ले करना है जो आप कर रहे हैं जी। एंग्री वायलेंट कुछ नहीं करना है। पुलिस को करने दीजिए। पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा आ गया है। वक्त गुजर ही जाएगा, आज नहीं तो कल इलेक्शन एक बड़ा आएगा, उसके बाद फिर देखिएगा। लेकिन इस वक्त को बहुत ही एहतियात से गुजारना है। जी। जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी अपने तौर पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। आगे भी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही रखें। जी जी जी। पुलिस के ऊपर बहरहाल भरोसा नहीं रह गया है, लेकिन हमारा जो संविधान है उस पे भरोसा करते हुए अपने राइट को लेने के तमाम जितने पीसफुल मेथड्स आपको दिए गए हैं वो अपनाने ही चाहिए। जी। और एक वाहिद रास्ता हमारे पास, चाहे आप मजबूरी समझें, कुछ समझें, हाँ। टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जी। बहरहाल अभी अच्छे लोग बाकी हैं। हाँ। सारे ही लोग खराब नहीं हुए हैं। जी। तो हमारा वाहिद रास्ता संविधान है, तिरंगा है और पीस है। आप देखिए कि शाहीन बाग में इस वक्त आपको तिरंगे के अलावा, संविधान के अलावा, जनगण मन के अलावा चौथी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। जी। हिंदू मुसलमान नहीं मिलेंगे। जी। बल्कि जनगण मन, संविधान और तिरंगे वाले
हिंदुस्तानी मिलेंगे। बेशक बेशक, और उसमें सभी मजहबों के लोग हैं। और उसमें सभी मजहबों के लोग हैं। आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं जी, कुछ सोचिए और कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। और कोई ख़ास बात आपको कहनी है तो बताइए। सोशल मीडिया पे चूँकि ज़रा एक हद होती है, लिमिट होती है, कोई ख़ास बात अगर कुछ कहनी हो तो बताइए। जी हाँ, देखिए इस वक्त बीजेपी के तमाम लीडर, जितने बड़े लीडर हैं, वो या तो बुरे बयान दे रहे हैं या बुरे बयान देने वालों को रोक नहीं रहे हैं। जी जी। तो जितने भी वोटर्स हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने लीडरों से कहें कि कम से कम इनको गलत बयान देने से रोकें। जी जी जी। इससे पूरा मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। अल्टीमेटली हमारा मुल्क है, इसको हमें सुरक्षित रखना है, इसको हमें ख़राब नहीं करना है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया और लोगों को मशवरा भी दिया कि सुकून के साथ, पेशेंस के साथ आपको वक्त गुजारना है और मुल्क की तरक्की ना रुके, मुल्क की तरक्की होती रहे और समाज में कोई किसी किस्म की तकसीम ना हो, डिवाइड ना हो, उसके लिए हमें काम करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।